एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज चार चार चीजें बताऊंगा जिन प्रॉब्लम को अगर तुम सुधार लो तो तुम इस कैटेगरी में लाई नहीं करोगे हर साल। अच्छा छोड़ो, मेरी बात को छोड़ो, प्रूफ खुद देखो। एक काम करो, जब ये पेपर हुआ था 23 वाला, उसके तुरंत बाद की वीडियोस देखना यूट्यूब पे जाके, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी एक बार जाके देखना, तुम्हें ज्यादातर टीचर कहते हुए मिलेंगे इस साल पेपर बहुत आसान था, स्पेशली इन फिजिक्स। और रियलिटी में था, फिर भी बच्चे फिजिक्स में ही रह जाते हैं। कोई तो रीजन होगा। एक रीजन तो नो डाउट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 20 लाख बच्चे बैठे भाई, है ना, सीट्स इतनी कम, 20 लाख बच्चे, और है भाई साहब, तो ये तो रीजन है। उससे होता क्या है, थोड़ी कट ऑफ ऊपर चली जाती है, लेकिन कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी, 10-15 मार्क्स, है ना। लेकिन फिर भी वो वाले बच्चे हैं ना जिनके 180 में से फिजिक्स में 20 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कट ऑफ अगर 10-20 ऊपर नीचे होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है। फिर भी बच्चे क्यों एग्जाम में रह जाते हैं, क्या कमियां होती हैं, जो मैं आज एक एक डिस्कस करूंगा। देखो पहली कमी बता देता हूं, वो बच्चे जो 12th में, उनके लिए बता रहा हूं, 11th भूल जाते हैं, 12th पढ़ने लग जाते हैं, 12th में धीरे धीरे डिमोटिवेशन आने लगता है, 12th भी छोड़ देते हैं, तो 11th-12th की फिजिक्स छोड़ देते हैं। फिर पता है इंपॉर्टेंट लास्ट में वीडियोस ढूंढ रहे होते हैं, वन शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वहां गड़बड़ हो जाती है, वहां डिसाइड हो चुका है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है। रियलिटी में जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो समझ नहीं पाते कि वो ड्रॉप लिए हैं, तो अब उनका अब इस साल उन्हें क्या करना है। रियलिटी में ड्रॉपर बच्चा भी बैठ के एडमिशन ले लेता है कोचिंग में जाके, पूरे साल वापस से वही पढ़ रहा है जो पिछले साल पढ़ा था। तो समझना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब यहां पे बुक्स की बात मैं बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे कि क्या तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स तुम्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या बुक्स फॉलो भी करनी चाहिए, क्या बुक्स की जरूरत भी है, देखेंगे। एनसीईआरटी किस लेवल तक तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ये जो देखो 4-5 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हें कोई पॉइंट लगे तो तुम एक तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और साथ ही साथ मैंने वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए, एक्चुअल में पूरा बैच स्टार्ट हो गया, पता ना, मैं एक फ्री बैच भी पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे फ्री बैच बोलते रहते हैं, और जब उन्हें मिलता है तो भैया पता नहीं कहाँ गायब रहता है। देखो फ्री बैच चल रही है सीरीज पूरी, एक एक क्लास जाके प्लेलिस्ट में ढूंढोगे तुम्हें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में तुम देखो कहाँ की प्लेलिस्ट, तुम्हारी प्लेलिस्ट डाली हुई मैंने, देखो ये रही पूरी कंप्लीट, नीट एंड क्लास 11th कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई एक्चुअली मैंने ना। चलो समझते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले अगर मैं बुक्स की बात करूं तो देखो, बुक्स मार्केट में तुम जाओगे तो नई नई बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। कोई तुम्हें बताएगा एलएलएस, कोई बताएगा तुम्हें डीसी पांडे, कोई अलग अलग बुक्स। मैं ये नहीं कह रहा कोई भी बुक्स खराब है, एक्चुअल में बुक्स में ना सिर्फ 2-3 इंच का फर्क होता है, 2-3 चीजों का फर्क होता है, ज्यादा नहीं। तो जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, है ना, और जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। कोचिंग लेने वाले बच्चों को अगर अच्छी कोचिंग में तुम गए तो तुम्हें अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे नोट्स बनाओगे, अच्छे नोट्स बनेंगे तो अच्छे शॉर्ट नोट्स बनेंगे। शॉर्ट नोट्स और नोट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सुन लो ध्यान से, तुम्हारी नोटबुक के अंदर पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देख लो, ये बुरा हाल नहीं होना चाहिए, है ना, ये मैं एग्जांपल के लिए से लेके आया, इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए, ना ही इतना बुरा हाल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताता हूं। हमेशा अपनी नोटबुक के लास्ट के 4-5 पेज इसलिए रखो सो दैट तुम वहां पर शॉर्ट नोट्स, स्टार पॉइंट्स, है ना, वो लिख सको। एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले तुम पूरे नोट्स नहीं रिवाइज करने बैठोगे, तुम्हें वो शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले, और शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम एक दिन के अंदर अपनी 4-5 नोटबुक थोड़ी ना उठाकर पलट दोगे सारी, नहीं, एक एक 2-2 घंटे मिलेंगे तुम्हें सारे चैप्टर की रिवीजन के, तो वहां पे शॉर्ट नोट्स काम आते हैं, ठीक है। कभी भी, अभी देखो तुम्हारा साल की शुरुआत है, तुम वो गलतियां, मैं होने से अभी तुम्हें रोक रहा हूं, वरना मुझे पता है तुम गलतियां करने वाले हो ना चाहते हो, अभी नोट्स नहीं बनाओगे अभी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसी कोचिंग्स में कुछ ऐसे टीचर्स से पढ़ रहे हैं, वो टीचर्स बोलेंगे कि बेटा देख लो बस घर जाके नोट्स बना लेना, फिर घर जाके नोट्स बनते ही नहीं है। तो जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नोट्स किसी और के नोट्स पे डिपेंड मत होना, अपने नोट्स खुद के बनाओगे तो एग्जाम क्रैक होगा, वरना तुम अभी से लिख लो, ड्रॉप लेने वाले लिख लो कहीं, ठीक है। बुक्स कौन सी है, तो देखो जो बच्चे जैसे मुझसे पढ़ रहे हैं, फिर से भाई मेरी साथ क्लास में अगर नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम नहीं बना सकते तो नो डाउट मैं पीडीएफ दूंगा, मैं पीडीएफ दे भी रहा हूं जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, @NA_Live1996 पर। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम नोट्स खुद बनाओ। जब तुम नोट्स खुद बनाओगे तो उसके बाद तुम एनसीईआरटी, देखो बहुत सारी जगह तुम्हें बोला जाएगा फिजिक्स में एनसीईआरटी कोई काम की नहीं, हाँ नो डाउट है, फिजिक्स में एनसीईआरटी का इतना मैटर नहीं करता। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे जो इंटेक्स, मतलब जो तुम्हारे वो क्वेश्चन आते हैं थियरी वाले, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, तो पढ़ लेना। बाकी सब्जेक्ट में हर में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स में अब एक काम करो, जिन बच्चों को लगता है, जो बच्चे अभी 12th में, या फिर जो ड्रॉपर हैं और उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल पास हैं, मतलब हम तगड़ा क्रैक करेंगे इस बार, यानी जो बच्चे टॉप 500 रैंक खुद को मानते हैं, टॉप 1000 रैंक खुद को मानते हैं, वो बच्चे एचसीवी पढ़ेंगे, रीड करेंगे एचसीवी से, लेकिन किसी टीचर की गाइडेंस में। क्योंकि एचसीवी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जेई लेवल की, जो तुम्हारी नीट में जरूरत भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव 1 कर सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एररलेस तुम बुक कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो कहीं कोचिंग वगैरह में नहीं जाते, जो खुद से सेल्फ रीड कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बस, है ना, जिनके पास कोचिंग अफोर्ड नहीं करने के पैसे नहीं, उनके लिए बता रहा हूं, है ना, वो एररलेस ले सकते हैं नीट की, है ना।
या फिर अगर प्रॉपर थियोरी के लिए चाहिए वो डीसी पांडे सर की बुक ले सकते हैं। बट आई एडवाइस कि तुम्हें किसी बुक की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। बुक की जरूरत लास्ट के 2 महीने में पड़ती है, ये चेक करने के लिए क्या तुमने सब पढ़ लिया। वो किसी दोस्त की बुक से ले लो। तो रियलिटी में तुम्हें क्या करना है, जो बच्चे अच्छी कोचिंग्स में जिन्हें पता है ऑलरेडी, तो वो कोचिंग्स में टीचर्स के नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उनके डीपीपी मॉड्यूल्स लगाए। तुम्हें पता है मैं कोटा की रिफाइंड डीपीपी मॉड्यूल प्रॉपर कराने वाला हूँ, रिटर्न सॉल्यूशन कराने वाला हूँ कोटा की जितनी फेमस कोचिंग्स के डीपीपी है और मॉड्यूल्स है। तो वो बच्चे मेरी क्लास में भी आ सकते हैं। उसका लिंक वगैरह सब तुम पिछली वीडियो देखोगे ना, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, टाइम टेबल, लिंक, वीडियो, सब कुछ डाला हुआ है ना। आई थिंक यहाँ पे पड़ी होगी वो वीडियो, दिखाता हूँ, यहीं कहीं पड़ी होगी, यही फ्री बैच कोटा फ्री डीपीपी, यहाँ पे सब डाला हुआ है ना, इसमें सारी चीज देख लेना एक बार जाके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे लिए, तो समझ में आया टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अब जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं उनका टाइम टेबल देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम स्कूल प्लस कोचिंग जा रहे हो तो तुम्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं, तुम जबरदस्ती तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम निकाल लोगे रात को, ये ना। लेकिन जो बच्चे घर पे बैठे ड्रॉप ले रहे हैं और शायद कोचिंग भी नहीं जा रहे, तो बेटा टारगेट लो डेली का इक्वल सब्जेक्ट, इक्वल टाइम देने का, है ना। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 दिन इंग्लिश साइंस फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी, तो उससे रिदम खराब हो जाती है। डेली चाहे 2-2 घंटे पढ़ो लेकिन इक्वली सब्जेक्ट्स को टाइम दो। सबका वैसे तरीका अलग अलग है, मैं तो ये चाहूंगा कि टाइम टेबल, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ टाइम टेबल कभी भी, एक तो मुझे जल्दी सांस चढ़ जा रही है क्योंकि मुझे जुकाम है बहुत दिन से, टाइम टेबल हमेशा खुद से बनाओ। देखो 2 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें खुद से करनी है, 3 चीजें सॉरी, एक तुम्हारे नोट्स, एक तुम्हारा टाइम टेबल और एक तुम्हारे मन के अंदर मोटिवेशन। अगर ये तीनों चीजें तुम कहीं बाहर ढूंढोगे तो ये हमेशा तुम्हारे लिए नेगेटिविटी होगी, कभी तुम्हारे काम नहीं आने वाली, ये बात याद रखना, ठीक है। आई होप सबको ये वाली बातें क्लियर हुई हो। तो अब देखो मेन बातें क्या है। पहला, हम फ्री बैच स्टार्ट कर चुके हैं, मेरा फ्री बैच चल रहा है, जिस बच्चे को आना है वो आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स कराया, कल मेरी क्लास है स्ट्रेट लाइन और ग्राफ की, तो कल हमारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। 9 जून को मैं डीपीपी मॉड्यूल स्टार्ट कर रहा हूँ कोटा की, है ना। तो वो बच्चे वहां पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इस साल का ये टारगेट लोगे और एक एक चीज को कंप्लीटली इस तरह से फॉलो करोगे जिस तरह से मैंने बताया, तो यू वोंट फेल, वो 99% में तुम लोग नहीं होगे, है ना। तो ये समझ लो कंपटीशन नो डाउट ज्यादा है, तुम्हें टारगेट ही 650 प्लस लेके चलना है, तुम्हें टारगेट 600 का नहीं लेना, बिल्कुल किनारे पे नहीं लेना, और वो टारगेट अचीवेबल है। फिजिक्स को कम मत आको, फिजिक्स को स्टार्टिंग से करोगे, देखो फिजिक्स गड़बड़ ज्यादातर फिजिक्स में होती है नीट वाले बच्चों के साथ, और वो रीजन बीइंग कि उनकी मैथ्स खराब होती है। तो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से करो ना, मैंने इस बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से करा रहा हूँ, 9 जून से इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डीपीपी, खत्म बात। फिजिक्स को बीच में मत छोड़ देना, देखो, है ना। और ड्रॉप वाले बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए, और उनके लिए मैंने एक सीरीज चलाई है, जिनको सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो मैंने एक फ्लैश करके सीरीज चलाई, तुम डाल सकते हो यूट्यूब पे, अक्षय सर फ्लैश सीरीज, 5-5 मिनट में मैंने टॉपिक पढ़ाए, उसकी एक क्लास ढूंढो, उस क्लास में कमेंट कर दो कि सर अगला टॉपिक ये पढ़ाना है, ठीक है। आई होप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।